अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तवील अरसे से मुतालबा कर रही है कि वो 8 फरवरी के इंतखाबात हों या 9 मई के वाक़यात, इसके ऊपर जुडिशल कमीशन जो है इंडिपेंडेंटली तहकीकात करे ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। 8 फरवरी के इंतखाबात के ऊपर तो जो उनकी शिकायत हैं उसमें बहुत वज़न है, लेकिन 9 मई एक ऐसा मुतज़ाद किस्म की इसके ऊपर राय मौजूद है। पूरा एक बयानिया है इसके ऊपर पीटीआई का। वो कहते हैं कि नहीं, हमारा कसूर नहीं था, हम एहतजाज करने गए थे। लेकिन दूसरी तरफ वो कहते हैं कि नहीं, इन्हीं का कसूर था, ये एहतजाज करते हुए अंदर भी आए और तोड़ फोड़ भी की। लेकिन कोई इंडिपेंडेंट इसके ऊपर इंक्वायरी हो जाए, इन्वेस्टिगेशन हो जाए, तो मामला किसी हद तक हम ये कह सकते हैं कि एक जगह पर सेटल हो सकता है। एक गुज़श्ता रोज़ हमने एक रिपोर्ट का तज़किरा किया था। वो रिपोर्ट बनाई तो आईजी पंजाब पुलिस ने थी, लेकिन केयर टेकर गवर्नमेंट में सबमिट की गई थी। उस रिपोर्ट का दावा ये था कि इन वाक़यात की ज़िम्मेदारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत पर आयद होती है। 189 के करीब प्लेसेस ऐसी थी जिनको अटैक किया गया 9 मई वाले एहतजाज के दौरान। तो 189 अगर ऐसी मिलिट्री से रिलेटेड इमारत हैं या इंस्टॉलेशन है या कोई एयर बेस आ जाती है या कोई आईएसआई के ऑफिस आ जाती हैं, तो ये ऑटो पे तो सारा कुछ नहीं हो सकता, इसके पीछे कोई मनसूबाबंदी होगी। तो वो जो इल्ज़ामात की जो रुख था वो उसमें इमरान खान भी उसमें आते हैं और पीटीआई की क़यादत भी आती है। हतमी तौर पर अगर जुडिशरी इसके ऊपर कोई इनपुट ले ले लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से और दीगर इदारों से, रिपोर्ट सामने आ जाए, तो मामला किसी रुख पे किसी जगह पे जाके तय किया जा सकता है। जो सज़ा, जिनको सज़ा मिलनी चाहिए उनको सज़ा मिल जाएगी, जिनके ऊपर इल्ज़ामात में जान नहीं है उनकी जान भी छूट जाएगी। तो प्रोग्राम के इस हिस्से में हम अपोजिशन के एहतजाज, आज एक कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं उस हवाले से भी, और जो जुडिशरी में केसेस सामने आ रहे हैं 28 फरवरी वाले रोज़, उसके ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं सलमान नकवी, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। राजा साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। 28 फरवरी बड़े दो आपके जो इश्यूज़ थे, इंतखाबात का गैर मुनसिफाना इनकाद, जिसको आप बार बार कहते हैं कि धांधली की, आपका मैंडेट चुराया गया, और दूसरा 9 मई, दोनों इश्यूज़ जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने आएंगे। आपको लगता है कि अभी एक्सेप्टेबिलिटी के ऊपर भी शायद उन्होंने अपनी राय देनी है, लेकिन आपको लगता है जुडिशरी से आपके लिए कोई रास्ता बनेगा? देखिए, अब हम कुछ कह नहीं सकते। हम 26वीं तरमीम के बाद के दौर में अब दाखिल हो चुके हैं। जब ये फाइल किए गए थे मुकदमे तो 26वीं तरमीम नहीं थी। अब एक मखसूस बेंच है जिसमें ये लगेंगे। बहरहाल अब चूंकि एक अदालत है, एक बेंच है, हमारी पिटिशनें हैं, तो हम जाएंगे तो सही और बात तो करेंगे। देखिए, इसमें मामला क्या है, जो फरवरी 2024 का इलेक्शन है उसके हवाले से अगर एक अबूरी तौर पे एक जायज़ा लिया जाए। देखिए, आप हर केस की जुज़ियात में ना जाएं। जब 2015 में एक कमीशन बना था, उसमें यही तय हुआ था कि जो 2013 का इलेक्शन है उसमें हमने कोई हलकों को नहीं देखना जाकर, हमने ये देखना है कि ओवरऑल क्या शक्ल नज़र आती है इस इलेक्शन की। उमूमी तौर पे इस इलेक्शन के हवाले से क्या ये नज़र आता है कि कोई यहाँ बदउनवानी हुई है। तो यहाँ अगर इस इलेक्शन को भी देखें तो हम ये सिर्फ कह रहे हैं कि कोई भी शख्स अगर इन रिजल्ट्स को देख ले, जो फॉर्म इलेक्शन कमीशन ने खुद अपनी वेबसाइट पे लगाए हैं, वो तो हम कहते हैं गलत हैं वो फॉर्म, लेकिन उन फॉर्मों को ही अगर आप देख लें, उनमें जो सूरत हाल सामने आ रही है वो ऐसी है कि उन हलकों में जहाँ हम कहते हैं कि पीटीआई का कैंडिडेट जीता था, उसको हरवाया गया है, आपको नज़र ये आएगा कि अगर 435 पोलिंग स्टेशन हैं तो 300 पे टर्न आउट जो है वो 40% या उससे कम है, 130-35 पे वो 90-95-100% है। और उन पोलिंग स्टेशंस पे आपको नज़र आएगा कि जहां नेशनल असेंबली का टर्न आउट 100% है या 95% है, सूबाई का उन पोलिंग स्टेशंस पे भी टर्न आउट वही है, 40% या उससे कम। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है जो आपको तवातुर से नज़र आएगी। या आपको ये नज़र आएगा कि जहां पीटीआई का कैंडिडेट हार गया है और हमारा मौक़िफ़ है कि वो जीत गया था दर हकीकत, तो वहाँ रिजेक्टेड वोट्स आपको नज़र आएगा कि 20,000 30,000 हैं, जबकि आम तौर पे एक नशिस्त में रिजेक्टेड वोट्स 1,000 2,000 होते हैं, 30-35 हज़ार नहीं होते। तो ये इस तरह के मामलात हैं जो एक उमूमी जायज़ा लेने से भी आपको नज़र आ जाएंगे। और यही पतन की रिपोर्ट और दीगर जिन लोगों ने इलेक्शन को देखा है उन्होंने यही तो बात की है, और उनके ऊपर एक रियासत का अताब नाजिल किया गया है, उनके घरों को सील कर दिया गया है, उनके दफातर को कर दिया गया है। उन्होंने इसके अलावा तो कुछ भी नहीं किया कि जो पब्लिश्ड वेबसाइट पे रिजल्ट है उनका एक उन्होंने बड़ा एक आसान सा तज्जिया किया है। तो ये आसान तज्जिया भी अगर सुप्रीम कोर्ट करे तो उसको नज़र आ जाएगा कि इस इलेक्शन पे हमला हुआ है, एक ऐसा हमला और बांडा हमला जिसको छुपा नहीं सकते।
अब जो पिटिशनें चल रही हैं ट्राइब्यूनल्स में, वहाँ ये हो रहा है कि इस पार्लियामेंट ने वजूद में आते ही, और हम कहते हैं फॉर्म 47 की पार्लियामेंट है, इसने इलेक्शन एक्ट को तब्दील किया। कानून ये था कि इलेक्शन के तनाज़ात हाजिर सर्विस हाई कोर्ट के जजों के पास जाएंगे। इन्होंने इख्तियार दिया इलेक्शन कमीशन को कि वो चुन के रिटायर्ड जजों पे मुश्तमिल ट्राइब्यूनल बनाए, और इलेक्शन कमीशन ने पीसीओ के जो जज थे, जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है कि उनको जस्टिस का लफ्ज़ भी लिखने का हक नहीं है अपने नाम के साथ, उनकी तैनाती कलअदम थी, उनको इलेक्शन ट्राइब्यूनल में बाज़ हल्कों के हवाले से जज मुकर्रर कर दिया गया है। तो ये सूरत हाल है। और 30-40 अगर मुकदमे किसी जज को दिए गए हैं तो उसने 95% मुकदमे खारिज किए हैं इस बुनियाद पे कि कोई टेक्निकल गलती है, मोड़ ठीक नहीं है, फलां ठीक नहीं है। तो राजा साहब, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के सामने मुकदमात आ रहे हैं, जो 26वीं आईनी तरमीम से पहले जज थे, वही जज 26वीं आईनी तरमीम के बाद बैठ के आपकी पिटीशन आईनी बेंच के अंदर सुन रहे होंगे। जज तो वही हैं। 26वीं आईनी तरमीम की तनाज़े को एक साइड पे अगर रख दें, मेरे अपने उस पर तहफ़्ज़ात हैं, लेकिन बेंच में जज तो वही है जो 26वीं आईनी तरमीम से पहले थे। केस तो उन्हीं जजों ने सुनना है। नहीं, ऐसे नहीं है। देखिए, अब एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बना है, और जो सुप्रीम कोर्ट था, उस सुप्रीम कोर्ट में से, और जो बाद में भी अब जज साहिबान तैनात हो रहे हैं, उनको भी लेके जाया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में। लेकिन अगर हम पहले वाले जजों, सर अभी तो इस बेंच के अंदर वही जज है ना जो 26वीं आईनी तरमीम पास होने से पहले से जज थे सुप्रीम कोर्ट। नहीं, लेकिन वो देखिए, ये जज जो हैं, ये जज किसके मुकर्रर करता है? ये जुडिशल कमीशन के मुकर्रर करता है, जिसमें हुकूमत की अक्सरियत है। तो ये बेंच दर हकीकत हुकूमत का कायम करदा बेंच है। देखिए, बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क है। पहले ये था कि बेंच बनाने का इख्तियार पहले तो चीफ जस्टिस के पास था, फिर एक कमेटी बन गई 3 मेंबर, उसके पास था। तो इस बेंच में अब मुमकिन ही नहीं रहा कि मंसूर अली शाह साहब जैसे जज हों, मुनीब अख्तर साहब जैसे हों, अतर वनील्ला साहब जैसे हों। उन सबको तो निकाल दिया गया तमाम आईनी मामलात में से, और जो जज रह गए हैं वो जाहिर है, हम पहले भी देखते थे कि सुप्रीम कोर्ट में एक तफरीक थी। कुछ जज एक तरफ खड़े थे, कुछ जज दूसरी तरफ खड़े थे, कुछ जो रियासत। तो राजा साहब, ये तो आप अदम इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं केस शुरू होने से पहले ही। नहीं, देखिए, ये तो हमारा 26वीं तरमीम पे तो एतराज ही ये है ना कि आपने जो आईनी बेंच बनाया है, ये बेंच आपने हुकूमत के जरिए बनाया है, और उन जज साहिबान पे मुश्तमिल बनाया है जो हुकूमत को या मुक्तदरा को काबिल कबूल हैं। सुप्रीम कोर्ट में अगर 17 जज थे तो उसमें से आपने 6-7 जज वो चुने जो आपको काबिल राजा साहब, लेकिन आपका अदम इत्मीनान हो गया ना, हमारा जो मतलब यू आर क्लियरली शोइंग कि यू हैव नो ट्रस्ट इन दिस बेंच, और इस जज के अंदर आपका ट्रस्ट नहीं है। हमारा अदम इत्मीनान 26वीं आईनी तरमीम पे है ना, बिल्कुल है। और 26वीं आईनी तरमीम के लेकिन जजों पे भी है आपका अदम इत्मीनान है, बिल्कुल उस हवाले से। जी, आपका इन जजों पे अदम इत्मीनान है, आपका ट्रस्ट नहीं है कि जज इंसाफ करेंगे। देखिए, जाती नहीं है। देखिए, हम ये कह रहे हैं कि ये सारा अमल किया ही इसलिए गया कि आईनी मामलात को कुछ मखसूस जजों से दूर रखा जाए। एक आपने देखा, पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे ने जुर्रत की, इख्तलाफ की, तो उसको 2 दिन बाद ही इस्तीफा देना पड़ा। किस दबाव में डाला गया, ये हमें बाद में आप सबको पता चल जाएगा। तो ये सूरत हाल है कि जुडिशल कमीशन में इख्तलाफ की कोई गुंजाइश नहीं है। जुडिशल कमीशन के जरिए वही तैनातियां हो रही हैं जो मुक्तदर हल्कों को काबिल कबूल हैं। तो ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है। उस कबूलियत की बुनियाद पे अगर एक बेंच बनता है, तो मैं फर्दन किसी जज साहब की ज़ात के हवाले से बात नहीं कर रहा, लेकिन ये पूरा जो प्रोसेस 26वीं आईनी तरमीम के जरिए सामने आया है, उस प्रोसेस के हवाले से बिल्कुल हमें शिकायत है, और उस प्रोसेस पे हमें एतमाद नहीं है। सर, अगर इत्मीनान नहीं है तो फिर आपको उस बेंच के सामने पेश नहीं होना चाहिए। केस शुरू होने से पहले ही यू हैव नो ट्रस्ट इन दिस बेंच, तो आपको फिर उसके सामने जाना नहीं चाहिए। कल तो जो भी फैसला आएगा आप कहेंगे हमारा तो उसमें ट्रस्ट ही नहीं। देखिए, हम तो 26वीं तरमीम के बारे में एक मौक़िफ़ रखते हैं। देखिए, इस बेंच के सामने ना जाएं तो कहाँ जाएं? हम मिलिट्री कोर्ट्स का मुकदमा भी तो कर ही रहे हैं ना, हम छोड़ तो नहीं सकते। जो हमें अदालत मुयस्सर होगी, हम हक की बात, आइन की बात, सच्चाई की बात बहरहाल करेंगे। हम छोड़ तो नहीं सकते अपने लोगों को बेयारो मददगार। जो अपीलें आएंगी, जो आइनी मामलात आएंगे, हमने बहरहाल उनको आगे तो बढ़ाना है। हमें एतमाद हो या ना हो, हमें बहरहाल बहस करनी है और आइन और कानून की बात करनी है। सर, आज जो आपका इवेंट था अपोजिशन का, मौलाना फजल रहमान उसमें एक सेंट्रल फिगर होने चाहिए थे, मौलाना फजल रहमान उसमें नहीं थे। कोई ख़ास वजह है इसकी? नहीं, देखिए, वो बैरून मुल्क है। उन्होंने जो कल का दिन है वो था सियासी रहनुमाओं की गुफ्तगू के हवाले से,
उस दिन उन्होंने वीडियो लिंक के ज़रिए शामिल होना था और उनकी जमात ने बहरहाल हमारी यही अंडरस्टैंडिंग है कि आना था। मौलाना गफूर हैदरी साहब यहाँ हैं मुल्क में, दीगर लोग हैं माहिदीन, तो ये हमारी तवक्को थी। अब कल का दिन कैसे गुजरेगा, कुछ इतलात आ रही हैं कि हमें नहीं ये मुनक्किद करने दी जाएगी, या जो मुंतज़मीन हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब और महमूद खान चकजई साहब, वो इस इवेंट के ज़ाहिर है होस्ट हैं, तो कल ये इवेंट उन्हें करने दिया जाएगा या नहीं करने दिया जाएगा। पहले 3 जगह उन्होंने हॉल बुक कराए, तीनों जगह जाकर जो मालिकान थे उनको डराया धमकाया गया और जो हॉल की बुकिंग थी उसको कैंसिल किया गया। अब ये वकला के लेकिन राजा साहब, आप पूरी उम्मीद हैं कि मौलाना फजलुर रहमान कल वीडियो लिंक से खिताब करेंगे? क्योंकि अगर उनका खिताब नहीं होता तो ये शायद एक पहली दरार नजर आएगी आपकी इन कोशिशों में कि सारी अपोजिशन इकट्ठी हो जाए एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर। नहीं, वो ज़रूरी नहीं है। देखिए, वो कतर में है गालिबन, वो अगर ख़ुद नहीं भी आते तो उनकी जमात अगर आती है, अगर ये मुनक्किद होता है इवेंट कल, उनकी जमात आ जाती है तो वो ठीक है। देखिए, इस वक्त तो बहुत इब्तदाई गुफ्तगू है ना, हम बुनियादी मामलात पे गुफ्तगू कर रहे हैं। ये कोई उनके आ जाने से ना कोई इत्तेहाद हो जाएगा ना अलायंस बन जाएगी, लेकिन एक गुफ्तगू में शमूलियत ज़रूर होगी और हम चाहते हैं कि गुफ्तगू में शमूलियत हो। कोई ऐसा प्लान भी है कि ये अपोजिशन मुश्तरका एक ही प्लेटफॉर्म से ईद के बाद एहतजाज की तरफ जाए? कोई ऐसे भी इरादे हैं आपके? ये देखिए, ये तो सूरत हाल जैसे डेवलप होगी बात सामने आएगी, और क्यों ना हो। हम समझते हैं पाकिस्तान के हर मुहिब वतन शहरी को जो आइन और कानून पर यकीन रखता है, जो झूठ और धौंस की हुक्मरानी नहीं चाहता, हर उस पाकिस्तानी को एहतजाज करना चाहिए। पाकिस्तान इस वक्त एक जेल खाना बना हुआ है, इसको एक कब्रिस्तान बनाने की कोशिश है, और कहा यह जा रहा है कि माशी तरक्की के लिए ज़रूरी है। ये एक मजाक है जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है, जो सिंध में हो रहा है। जिस तरह सिंध में इस वक्त एहतजाज है, एक तरह से मुस्तकबिल के हवाले से खौफ है कि सिंध के साथ क्या किया जाएगा। बलूचिस्तान में जो सूरत हाल है, ये किसी मुल्क को चलाने के तरीके नहीं हैं। धौंस, जबर, झूठ की बुनियाद पर रियासतें नहीं चला करती। एहतजाज मैं समझता हूँ हम सब पर फर्ज हो चुका है। अच्छा राजा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अंदर की सूरत हाल भी बहुत अच्छी नहीं है। हमें अली मीन गंडापुर से 3-4 लोग बड़े वाज़ेह इख्तलाफ करते नज़र आते हैं। उनमें से एक अब एक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन बन चुके हैं, वो उनके आमतौर पर राइवल ग्रुप के तौर पर जाने जाते हैं। तो क्या अली मीन के ऊपर वो जो ट्रस्ट लेवल आज से 1 साल पहले था वो अब डामाडोल हो गया, उसमें कमी आ चुकी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये बात थोड़ी सी जो है जब मीडिया में आती है तो बढ़ जाती है, हकीकत इससे बहुत कमतर है। हर सियासी जमात में ज़ाहिर है होते हैं लोग जो किसी ओहदे के मुतमन्नी होते हैं, एक दूसरे के साथ वो मुसाबकत भी रखते हैं, इसमें इख्तलाफ की बात नहीं है। इस वक्त मैं समझता हूँ तहरीक इंसाफ जितनी मुत्तहिद है, कोई जमात इतनी मुत्तहिद नहीं है। कोई एक आध बंदा अगर कोई ट्वीट कर देता है, किसी टीवी शो में बैठकर बात कर देते हैं, तो उससे पार्टी में निफाक पैदा नहीं हो जाता। ये बिल्कुल है कि हर सतह पे लोग मुतमन्नी हैं, और ये अच्छी बात है कि वो एक दूसरे के साथ मुकाबला करना चाहते हैं, अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करना चाहते हैं। तो यहाँ तक तो बात बिल्कुल ठीक है, इससे ज़्यादा कोई इख्तलाफ नहीं है। कोई ये पार्टी हिस्सों में बंटने नहीं जा रही। इमरान खान के पीछे सब मुत्तहिद हैं। सर हिस्से तो हैं। अभी पहले जुनैद अकबर साहब का एक और मैं आपसे पूछ लूँ, फिर मैं हिस्सों की तरफ भी आता हूँ। जुनैद अकबर साहब ने स्वाबी जलसे के ऊपर कहा कि उनको इस्लामाबाद की और दीगर जलसों की तस्वीरें बना कर फुटेजेस बना के भेजी गई, जबकि वो जानते थे। वो उन्होंने कहा मेरे गांव से भी जो रैली गई थी उसकी तादाद भी पता थी, लेकिन उसको भी बढ़ा चढ़ा के पेश किया कुछ लोगों ने। अब उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अगर जमात के लोग अंदर से बैठ के इस तरीके से क़यादत को धोखा दे रहे हैं तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज़ है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, ये नहीं है, ये हर जमात में हर इवेंट में ये होता है कि लोग अपनी परफॉर्मेंस बताना चाहते हैं ना। अगर कहीं पे किसी फ्लैश प्रोटेस्ट में, किसी गांव में, किसी छोटे कस्बे में 10,000 थे और कोई बंदा कहता है कि नहीं जी 20 थे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह हाफिज वाली बात नहीं है। ठीक है, हम उसको कह दें कि नहीं भाई आपने 20 कहा था, हम समझते हैं इस जलसे में 10 थे, तो इससे क्या फर्क पड़ता है। तो ये तो एक इंसानी एक अमल है जो किसी भी तंजीम में, किसी भी ग्रुप में होते हैं। इससे ना कोई दरार पड़ती है, ना कोई अल्लाह ही हाफिज वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं है। सर शेर अफजल मरवत, फवाद चौधरी पहले ही कहा जाता था कि वो जमात से अब हिस्सा नहीं है। शेर अफजल मरवत दूसरी कैजुअल्टी हैं, तो शेर अफजल मरवत का फिर फ्यूचर क्या है?
सॉरी, दोहराइए, उनका क्या आपने सवाल पूछा? शेर अफजल मरवत का क्या मुस्तकबिल है? आप इमरान से भी मिले, क्या इमरान ने तय किया उसके ऊपर? ये देखिए, मुझे कोई बहुत इस हवाले से सरोकार नहीं है कि उनका मुस्तकबिल क्या है, लेकिन बहरहाल कल खान साहब ने बहुत वाज़ेह दो टोक अल्फाज में कहा कि मैंने बहुत बार तंबीह की थी, वार्निंग्स दी थी, कोई भी पार्टी से बड़ा नहीं है, कोई भी पार्टी के बयानिए के खिलाफ नहीं चल सकता, किसी को भी ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि पार्टी के अहदेदारान पे हमला करे। तो ये खान साहब का अपना एक बहुत इत्मीनान से सोचा समझा फैसला है। तो जाहिर है ये उनका फैसला है, कल सूरत हाल जैसे भी होगी वो मजीद फैसले भी कर सकती हैं। तो मुझे इस हवाले से कोई बड़ा मामला नहीं है और इससे कोई पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचता, कोई पार्टी में निफाक पैदा नहीं होता। ये तंजीम के मामलात हैं, अंदरूनी नज़्म के मामलात हैं, हर पार्टी में ये मामलात चलते हैं और चलने चाहिए। राजा साहब, लेकिन जब ये शेर अफजल मरवत का पहले दिन आप लोगों ने फैसले का ऐलान किया तो उस वक्त केपी के अंदर से ही पीटीआई की जो क़यादत से कई नामों ने उनके हक़ में बयानात दिए। आपको लगता नहीं है कि वो लोग अभी भी सिंपथाइज़ करेंगे, शेर अफजल मरवत वाली तरफ होना चाहेंगे, या ये सोचेंगे कि उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका जो नुक्ता देखिए, हर नज़र है, तरह वो के हावी लोग होना होते चाहिए हैं, जमात के ऊपर? इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, लोगों के ज़ाती ताल्लुकात होते हैं, कोई स्कूल कॉलेज में इकट्ठा रहा होता है, किसी का और कोई ताल्लुक होता है, तो ठीक है, वो अगर किसी हमदर्दी का इजहार करती हैं तो उससे क्या पार्टी को नुकसान होता है? कुछ नहीं होता। फैसला बहरहाल एक फैसला है, एक उसूल की बुनियाद पे इमरान खान साहब ने फैसला किया है, ठोस वजूहात मौजूद हैं, तो उस फैसले को सब मानेंगे। आगे हम देखते हैं, मजीद फैसले हो सकते हैं जैसा कि मैंने कहा, तो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी ज़ात को ना पार्टी को कोई फ़र्क पड़ता है किसी एक फ़र्द के आने या जाने से। बड़े बड़े आपने देखा सूरमा मजीद आए गए फैसलों चले की गए, थोड़ी सी रोशनी डाल क्या सकते फ़र्क हैं कि पड़ता? मजीद मजीद फैसले वो कौन से हैं जिनकी तरफ नहीं, आप मैं कोई इशारा कर रोशनी रहे नहीं हैं? डाल सकता, नहीं नहीं, कोई रोशनी नहीं डाल सकता, नहीं नहीं, ये चमगोई होगी। इस वक्त फैसला बिल्कुल यही है, दो टोक है कि खान साहब फैसला कर चुके हैं, उसके मुताबिक एक अमल हो चुका है, उनको पार्टी से निकाला गया है और ये खान साहब की ख्वाहिश के मुताबिक हुआ है। तो इस वक्त इतनी ही बात है, आगे अच्छा सर, जो अली मीन गंडापुर ने हमारे साथ इंटरव्यू में कुछ इशारे दिए थे, उन्होंने कहा कि कुछ 90%, 99% मामला तय हो गए थे, लेकिन 1% के ऊपर बात अटक गई थी। क्या ऐसा कोई ऑप्शन अभी भी है, कोई ऐसा बैक चैनल अभी भी एग्जिस्ट करता है जिसमें इमरान खान के लिए रिलीफ की गुंजाइश मौजूद हो? देखिए, मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन आप जरा देखिए ना सूरत हाल को कि मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात, सबसे मकबूल लीडर आपने जेल में बंद किया हुआ है और आप ये चाहते हैं मुल्क में इस्तेहकाम हो, मुल्क में माशी तरक्की हो। ये तो मुमकिन नहीं है ना, मुल्क में माशी तरक्की सियासी इस्तेहकाम के बगैर नहीं हो सकती। मुल्क की जो दिफाई कुव्वतें हैं, दिफाई फोर्सेस हैं, उनको अवाम की तायद चाहिए, अवाम से दूरी उनके लिए अच्छी नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें एक दूसरे से मुंसलिक हैं और हम बिल्कुल नहीं चाहते कि अवाम और इदारों में कोई दूरी हो। हम बिल्कुल ये चाहते हैं कि मईशत तरक्की करे। तो इसके लिए नागुज़ीर है कि जो मुल्क की हकीकी सियासी नुमाइंदगी है या सियासी ताकत है, उसको आप वो हक दें जो अवाम ने दिया है उसको, और आइन और कानून ने दिया है। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ सर, बैक चैनल भी मौजूद है, ऐसा राब्ता साजी का कोई जरिया भी मौजूद है जिससे इत्मीनान बहाल किया जा सके? देखिए, मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन हम किसी दूसरे प्लैनेट पे तो नहीं रहते ना, हम इसी कुर्राए अर्ज पे रहते हैं। तो अगर गुफ्तगू होती है किसी भी हवाले से किसी भी मौके पे तो वो मुमकिन है, लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई बाज़ाब्ता बैक चैनल है। लेकिन किसी वक्त भी अगर होश के नाखुन ले कोई फरीक और कहे कि ये आपका हक है, ये अवाम का हक है, गलती हुई, इलेक्शन को लूटा गया, अब हमने इसको सही करना है, मामले को आगे बढ़ना है, तो ज़रूर उनको ऐसा करना चाहिए और आइन और कानून के मुताबिक निज़ाम हुकूमत कायम होना चाहिए। हम कहते यही हैं कि आइन और कानून को काम करने दो, जो लोगों ने वोट डाला उस वोट को सामने आने दो और मुल्क चलेगा, बाहमी इत्तफाक भी होगा, नज़्म भी होगा, मईशत भी बेहतर होगी, इस्तेहकाम भी होगा। तो इसका एक ही रास्ता है इस सब कुछ को करने का कि आइन और कानून को मौका दिया जाए। सलमान नकम राजा साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। एक ब्रेक से हम वापस आएंगे तो एयर कमोडोर नुमान अली ख़ान जो हीरो हैं, 27 फरवरी 2019 जब पाकिस्तानी फ़िज़ाइया ने
ऐसा जवाब दिया भारत को कि जिसे वो सरप्राइज़ डे भी कहा जाता है। और क्या उसकी तफसीलात हैं, क्या हुआ बालाकोट की उस स्ट्राइक्स के बाद जो 26 को हुई थी और एक ही रोज़ के बाद जो पाकिस्तान का जवाब था। ब्रेक से वापस आते हैं तो एयर कमोडोर नुमान की ज़बानी सुनेंगे, हमारे साथ रहिए। 20 फरवरी 2019 भारत ने पाकिस्तानी इलाके के ऊपर मिसाइल दागे बालाकोट के अंदर, और दावा ये किया कि वहाँ एक कैंप था जिसको हमने तबाह कर दिया। ये सारा एक जाली ड्रामा था जिसके अंदर ना कोई कैंप बाद में बरामद हुआ, और उस स्ट्राइक का जवाब ये था कि पाकिस्तान ने अगले ही रोज़ एक ऐसा मजबूत और ताकतवर किस्म का रिस्पांस दिया जिसके नतीजे में भारतीय फ़िज़ाइया के 2 जहाज़ भी तबाह हुए और उनका पायलट अभिनंदन, वो भी पाकिस्तानी इलाके में उसका जहाज़ गिर कर तबाह भी हुआ और वो गिरफ़्तार भी हुआ, जिसे बाद में पाकिस्तान ने एक पीसफुल जेस्चर के तौर पर उसको रिहा भी कर दिया और भारत के हवाले कर दिया गया उस पायलट को। पाकिस्तान की जानिब से जिन 2, मैं तो कहूँगा कि हमारे नेशनल हीरोज़ हैं, वो जिन्होंने इस ऑपरेशन के अंदर बहुत से दीगर लोगों के साथ हिस्सा लिया, लेकिन अल्लाह ताला ने ये इज़्ज़त उनके हिस्से में लिखी कि उन्होंने वो भारतीय फ़िज़ाइया के जहाज़ मार गिराए। उनमें एक विंग कमांडर की और दूसरे एयर कमोडोर नमान अली ख़ान। तो एयर कमोडोर नमान अली ख़ान प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं। बहुत शुक्रिया आप नमान साहब हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। थैंक यू नदीम साहब। और बहुत खुशी हो रही है कि आप हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं और आप उन नेशनल हीरोज़ में हैं जिनसे मिल के हमेशा दिल को खुशी होती है कि उन्होंने पाकिस्तान की इज़्ज़त और वक़ार की खातिर एक ऐसे ऑपरेशन में हिस्सा लिया जिससे हमने अपने दुश्मन को फौरी तौर पर जवाब दिया। आपकी अपनी फीलिंग उस वक्त कैसी थी और आप कैसा महसूस करते हैं? आप समझे वो तो एक उस वक्त जो जज्बा था पूरी कौम का, और जो हमारे दुश्मन ने हरकत की उस सिचुएशन में, नॉट टू रिस्पॉन्ड वाज नॉट एन ऑप्शन। द ओनली ऑप्शन वाज टू रिस्पॉन्ड एंड रिस्पॉन्ड इन एन एमिकेबल वे, सो दैट वो इसको याद रखें कि हमने किस कौम को ललकारा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस काम के लिए हमें भेजा गया वो न सिर्फ हम करके आए बल्कि उसको बेहतरीन तरीके से करके आए। माशाअल्लाह, कौम की इज़्ज़त और वक़ार में उससे इजाफा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। 26 को ये वाक़या पेश आया जब भारतीय फ़िज़ाइया ने वो हिट किए मिसाइल, और अगले ही रोज़ आपका जवाब आया। तो ये टाइम दरमियान में बहुत थोड़ा है। तो हम तो सोचते हैं कि जब कोई आपने फ़िज़ाइया ने या फ़ौज ने कोई कार्रवाई करनी हो तो पहले अच्छी खासी आप एक वो वॉर गेमिंग करते हैं, उसके बाद ऑपरेशन एग्जीक्यूट करते हैं, लेकिन ये तो 24 घंटे से भी कम अरसे में आपने जवाब दे दिया। तो इसके लिए टाइम था आपके पास इतना? इस सवाल के जवाब के लिए थोड़ा सा बेहतर होगा कि हम फरवरी 2019 का एक जो रीजनल जियो पॉलिटिकल कंस्ट्रक्ट था, अगर थोड़ा सा उसको देख लें। इलेक्शन का दौरा था इंडिया में और बीजेपी की गवर्नमेंट जो है वो अपने सेकंड टेन्योर के लिए स्ट्रगल कर रही थी, एंड दे नीडेड अ स्ट्रॉन्ग सम काइंड ऑफ एंटी पाकिस्तान नैरेटिव फॉर देयर इलेक्शन कैंपेन, एंड देयर केम द इंसिडेंट ऑफ 14 फरवरी जिसमें उनके 40 सोल्जर मारे गए, एंड फिर उसके बाद रिवेंज वाज द बज़वर्ड। तो 14 फरवरी को जब ये एक हम तो कहेंगे फॉल्स फ्लैग इंसिडेंट था, और ये हमेशा से उनके नैरेटिव में रहा है कि जब भी कोई इस किस्म का हाइपोथेसिस अनफोल्ड होगा तो देयर विल ऑलवेज बी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन फॉलोड बाय द बज़वर्ड ऑफ सर्जिकल स्ट्राइक्स एंड रिवेंज। तो इस इंसिडेंट 14 फरवरी और 26 फरवरी में जो 2 हफ्ते का गैप था, सो प्रैक्टिकली देयर वाज नो सरप्राइज़। और इस किस्म के जो हाइपोथेसिस हैं वो हमारी रूटीन की जो ट्रेनिंग है उसमें भी शामिल है। तो एक तो 26 को कोई सरप्राइज़ नहीं था, और उसके रिस्पांस के लिए जो आर्म फोर्सेस हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो पाक फ़ज़ाइया है, कोई हमें ना कोई मोबिलाइजेशन चाहिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर एवर रेडी। तो इट वाज लाइक रूटीन फॉर अस। जब आप ऑपरेशन प्लान कर रहे थे तो उस वक्त अहदाफ क्या थे कि जाएं उनका कोई कैंप तबाह कर दें, क्या करें, कैसी चीज़ें आपने प्लान की थी और फिर वो कैसे अभिनंदन आपके काबू कैसे आया? तो वो जो कुछ सवाल आते हैं ना कि 26 को उन्होंने किया तो हमने इतना देर से क्यों किया, तो जो सिर्फ टाइम था वो था कि क्या जवाब देना है और किस लेवल का जवाब देना है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इज़ अ रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट, तो जो इरेशनैलिटी अक्रॉस द बॉर्डर प्रिवेल कर रही थी तो वो इधर नहीं थी। वी आर रैशनल द रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट। तो हमने बड़ा मय्यड और कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स दिया, और उसमें द एम वाज टेक द कॉन्फ्लिक्ट टू अ सर्टेन लेवल टू डी एस्केलेट, सो दैट द एनिमी के पास जो ऑप्शन है वो कर्टेल हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस ऑब्जेक्टिव के साथ हमने वो काम किया और अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी। वो जहाज़ आपके कैसे काबू आए?
तो वो जब हम थोड़ा टेक्निकल लेवल पे जाते हैं तो हमने जिस किस्म के टारगेट सिलेक्ट किए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, तो ऑब्जेक्टिव ये नहीं था कि कोई हमने कैजुअलिटीज़ करनी है। तो टारगेट की सिलेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि हमने ऐसे टारगेट सिलेक्ट किए जिसमें मिनिमम ह्यूमन कैजुअलिटीज़ हों। और उसके बाद जो हमने टाइप ऑफ वेपन को चूज़ किया था कि उस पर थ्रू आउट हमारा कंट्रोल हो। तो आपको याद होगा कि हमने बिल्कुल टर्मिनल स्टेजेस पे जाके उन वेपन्स को स्टीयर अवे कर दिया, जस्ट टू डिमॉन्स्ट्रेट के ये देख लें हम आपके साथ क्या कर सकते हैं। बट अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं। और तो, जो दूसरा जहाज़ था उसका सुखोई, वो किधर गिरा जाकर? अच्छा, उसके बाद जब हमने शो ऑफ फोर्स किया, हमने फोर्स प्रोजेक्शन कर दी, तो जैसा कि उनका 26 फरवरी का अटैक एक कम्प्रिहेंसिव फेलियर था, तो उसी तरह जो हमारे अटैक के बाद उनका रिस्पांस आया, काइंड ऑफ उन्होंने रिटेलिएट करने की कोशिश की कि ये तो हमारे ऊपर बॉम्बिंग हो गई, तो उनका रिस्पांस भी बड़ा इल प्रिपेयर्ड, इल प्लान्ड था। तो उस रिस्पांस में जो हमारे जो सेट रूल्स ऑफ एंगेजमेंट थे उसके अंदर आता गया, तो देयर आर नो अदर ऑप्शन एक्सेप्ट टू शूट देम। क्या बात है। दूसरा जहाज़ उनका किस इलाके में गिरा? एक तो बिल्कुल जब शूट डाउन हो गया तो वो तो हमने कैप्चर भी कर लिया अभिनंदन वाला। दूसरा जो है वो चूंकि उसके पैरामीटर ऐसे थे कि जहाज़ ग्लाइड करता करता वापस इंडियन टेरिटरी में उसका रैकेज उसका उस तरफ गिरा। अब आपने ये जो ऑपरेशन था उसके बाद वाली अगर मैं आपसे फॉलो अप पूछूं तो उसके जहाज़ जो आए सारे वापस चले गए जब आपने स्ट्राइक्स की? जी बिल्कुल, 2 गिरे, बाकी वापस चले गए। नेक्स्ट डे उन्होंने एक अपने हेलीकॉप्टर को भी आई थिंक शूट डाउन कर दिया था। अच्छा, जो आप कह लें कि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के साथ जो एम्बेडेड चीज़ें होती हैं वो उसके साथ उसका केओस, आप कह लें अनसर्टेनिटीज़, तो इस किस्म के कॉन्फ्लिक्ट में जो विक्ट्री है वो बिलोंग्स टू दैट साइड विच हैज़ स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग पैराफेनिलिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ तो बड़े रोबस्ट स्ट्रक्चर्स हैं, तो उस केओस में उन्होंने अपना ही हेलीकॉप्टर मार गिराया। तो ये उसी 15-20 मिनट के दौरान ही हुआ जब हमने अपने टारगेट एंगेज किए, उनके 2 जहाज़ गिराए, और इसी केओस में उन्होंने अपना खुद ही, जिसको हम फ्रेट्रिसाइड कहते हैं, तो वो उन्होंने अपने उस वक्त एक पुलवामा था जिसके ऊपर वो बयानियाँ बना के तो एक वो डेवलप कर रहे थे, एंटी पाकिस्तान रेटरिक जो था ना उसको हवा दे रहे थे। उनको सूट करता होगा, उनके इलेक्शन में आमतौर पे इस तरह के नारे अक्सर लगते हैं। लेकिन आज अगर देखें हम तो दुनिया बहुत आगे चली गई है। ये यूक्रेन वॉर में देखें या और जगहों पे देखें, वो ये ड्रोन बहुत यूज़ करने लग गए, आर्म ड्रोन्स वगैरह। तो हमारी प्रिपेयर्डनेस का लेवल क्या वक्त के साथ साथ उसी तेज़ी से हम भी अपने आप को मॉडर्नाइज और वेल इक्विप कर रहे हैं? नदीम साहब, अगर हम पिछले 3 साल में एयरफोर्स की डेवलपमेंट स्ट्रेटजी देखें तो वो 3-4 मेन कार्डिनल्स के ऊपर खड़ी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह डिस्पाइट जो इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स हैं, पिछले 3 सालों में एयरफोर्स ने, हमारी लीडरशिप का जो विज़न है, हमने रिकॉर्ड इंडक्शंस किए। उसमें इक्विपमेंट की साइड पे चले जाएं तो आपने J-10C का सुना होगा, जो कि इस वक्त ख़िते में, मतलब हमारे इर्द गिर्द जितने ममालिक हैं उसमें उस क्लास का कोई एयरक्राफ्ट नहीं है। आपने ड्रोन्स की बात की, आपने तो अल्हम्दुलिल्लाह हम न सिर्फ आज जो हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस क्लास के अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स हैं, न सिर्फ वो ऑपरेट कर रहे हैं, बट उसमें हम काफ़ी हद तक इंडिजनाइजेशन की तरफ भी जा रहे हैं कि नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स मेकिंग दोज ड्रोन्स। और इसी क्लास में थोड़ा नीचे चले जाएँ तो फिर किलर ड्रोन्स और लाइटरिंग मिनिशंस आ रहे हैं, तो वो तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ख़ुद बना रहे हैं। अब थोड़ा सा अगर इनको एक्सप्लेन कर दें, J-10C इसकी कैपेबिलिटीज़ क्या है, किससे हम दुनिया में कोई अमेरिकी या यूरोपियन जहाज़ है जिससे इसका कंपैरिजन कर सकते हैं? आप इसको किसी भी दुनिया के जो 4.5 जन प्लस क्लास के फाइटर हैं उसमें ये टॉप पे है। आप इसको F-15 जो वेस्टर्न है, यूरो फाइटर है, इसी तरह जो इंडियन साइड पर राफेल है, तो इन सब के मुकाबले में ये एक सुपीरियर, अपनी क्लास के जहाज़ों में ये एक सुपीरियर कैटेगरी का एयरक्राफ्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरीके से आपने ड्रोन्स का तज़किरा किया कि आपके पास मॉडर्न ड्रोन्स अवेलेबल हैं, उन पर भी थोड़ी रोशनी डाल दें कि उनकी क्या क्या सलाहियतें, किस टाइप के ड्रोन्स हमारे पास हैं? अगर हम ड्रोन्स की क्लासिफिकेशन देखें नदीम साहब, तो इसमें हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस हैं जो कि बड़े अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी हम ख़िते में जो भी लेटेस्ट हैं वो इस वक्त हम ऑपरेट कर रहे हैं। उसके बाद टेक्निकल लेवल के ड्रोन्स पे आ जाएँ तो वो भी न सिर्फ हम ऑपरेट कर रहे हैं बल्कि हम ख़ुद बना रहे हैं।
और फिर आ जाते हैं आपके किलर ड्रोन्स जो कि जिनका काम है कि जाके उन्होंने टारगेट इंगेज करना है और साथ ही खुद भी डिस्ट्रॉय हो जाना है। तो उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह हम इंडिजनाइजेशन के लेवल पे चले गए हैं और हम खुद बना रहे हैं और ऑपरेट भी कर रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त है। अभी रिसेंटली टर्किश आए हुए थे प्रेसिडेंट पाकिस्तान, तो उनका एक वो जहाज़ है कान, उसके नाम से भी खबर ये चलती रही कि हम शायद उसमें भी पाकिस्तान भी कोई जॉइंट प्रोडक्शन में हमारा भी हिस्सा है, तो अगर थोड़ा सा उस पर भी वजाहत जी बिल्कुल, उसमें भी अभी तो वो रिसर्च एंड डेवलप R&D फेज़ में है, तो उसमें काफ़ी हद तक हमारा कोलैबोरेशन है टर्किश साइड के साथ। माशाल्लाह। और उस जहाज़ की सलाहियतें क्या क्या? वो तो 5th जनरेशन में चला जाता है। जब हम 5th जनरेशन में चले जाते हैं तो फिर उसमें इट्स अ डिफरेंट ऑल टुगेदर अ डिफरेंट क्लास ऑफ एयरक्राफ्ट, जो कि इंशाल्लाह कुछ अरसे में। और उसमें स्टेल्थ कैपेबिलिटी? जी बिल्कुल, उसमें कुछ कैपेबिलिटीज़ हैं जो उसके एट्रीब्यूट्स हैं, उसमें स्टेल्थ भी है, उसमें सुपर क्रूज़ भी है, तो वो फिर मल्टीपल चीज़ें उसमें आ जाती हैं। अल्लाह ना करे कि इस इलाके में ऐसी सूरत हाल दोबारा पैदा हो जैसे पहले हमने माजी के अंदर वो वाक़यात देखे हैं, लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो हमारा रिस्पांस टाइम कितना अर्लिया प्रिपेयर्ड होंगे और कितना ताकतवर तवाना होगा वो रिस्पांस? जो किसी भी एयरफोर्स की जो एक बुनियादी ज़रूरत है ना नदीम साहब, वो है उसकी ऑपरेशनल रेडीनेस। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस की और स्पेशली पाक फ़ज़ाइया की ऑपरेशनल रेडीनेस है, उस पर न सिर्फ हमें फ़ख्र है बल्कि हम उसको गाहे बगाहे अपनी डिफरेंट एक्सरसाइजेज़ में न सिर्फ नेशनल लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी टेस्ट करते रहते हैं। अभी आपने पिछले दिनों सुना होगा 24 ममालिक के साथ हमारी एक इंटरनेशनल एक्सरसाइज हुई इंडस शील्ड के नाम से, जिसमें 24 ममालिक ने पार्टिसिपेट किया। तो न सिर्फ पाक फ़ज़ाइया विद इन द कंट्री, अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में भी इज़ नोन फॉर इट्स प्रोफेशनलिज्म एंड इज़ अमंग द मोस्ट रेस्पेक्टेड एयर फोर्सेज इन द वर्ल्ड। एयर कमोडोर नमर, एक तो मैं कहता हूँ ना कि उस ऑपरेशन की वजह से आपकी हमारे दिलों में बहुत कदर है, लेकिन फ़ौज का हर एक उस सिपाही जो पाकिस्तान की खातिर लड़ता है, अपनी जान की कुर्बानी देता है या मैदान जंग में अपना सीना तान के जाता है, वो सारों को हम हमारी तरफ से सलाम है। और आप हमारे हीरो हैं। आज आपसे इंटरव्यू करके आपसे मिल के बहुत अच्छा लगा, और अल्लाह पाक आपको ऐसे ही हमेशा सुरखरू करे हर मैदान में, और पाकिस्तानी फ़ज़ाइया को, पाकिस्तानी फ़ौज को कामयाब रखे और मजबूत रखे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया। एयर कमोडोर नुमान अली ख़ान, सितारा जुर्रत, सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री, तमग़ा बिसालत, बहुत शुक्रिया आज के इस प्रोग्राम में आपने हमें ज्वाइन किया। आज के इस प्रोग्राम से इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।